ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना ही होगा। सिर्फ अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हाय फ्रेंड्स, भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्त कि सूक्ष्म जीवों के बारे में हमारा जो परसेप्शन है समाज में कि पराया या हानिकारक होते हैं। और पिछले लेक्चर्स में भी आपने देखा था कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से होने वाले बहुत से रोग के बारे में। लेकिन आज हम इस अवधारणाओं से ऊपर उठेंगे और इसके अपने परिवेश की समझ, अपने पर्यावरण की समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, कुछ ही है जो नुकसानदेह है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही माइक्रोब्स के बारे में किन किन रूपों में यूजफुल है उसे आप समझ पाएंगे। और विभिन्न बोर्ड्स के एग्जाम में, साथ ही विभिन्न स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में सूक्ष्म जीव से जुड़ा जितने भी सवाल है उसका बड़ी सरलता से आप और सटीकता से आप जवाब दे पाएंगे। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए आप इसे पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। पौधे, जंतुओं और सूक्ष्मजीव के रूप में विभिन्न प्रकार के जीव धरती पे पाए जाते हैं और आप अपने आस पड़ोस में भी विभिन्न पौधों और जंतुओं का निरंतर अवलोकन करते हैं। बहुत से ऐसे जीवधारियां हमारे आसपास पाए तो जाते हैं परंतु हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिन्हें माइक्रोब्स कहते हैं और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। लोगों की ऐसी अवधारणा, ऐसा परसेप्शन है कि ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो कुछ हद तक सत्य तो है परंतु वैज्ञानिक प्रयोगों, साक्ष्यों और परिणामों के आधार पर यह तथ्य उभर कर आया है कि अधिकांश सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है। अधिकांश सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है। आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो रहा है। आप दूध से दही प्रायः खाते हैं, पनीर खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं और अन्य उद्योगों में एक साथ साथ जो है कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि सूक्ष्म जीव किन किन रूपों में पाए जाते हैं, यानी किन किन क्लासों में पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। पहला बैक्टीरिया, जीवाणु। दूसरा प्रोटोजोआ, फंजाई या फंगी, कवक, एल्गी, शैवाल, वायरस, विषाणु, वायरोइड्स, विरियन और प्रियन। ये इन रूपों में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव वायु, जल और भूमि सभी जगह पाए जाते हैं, यानी हम में, तुम में और खटक खंबे सभी जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहां तक कि पृथ्वी के 16 फीट नीचे गहराई तक जीवाणु पाए जाते हैं। बर्फ की परतों में फ्रेंड, गर्म झीलों में फ्रेंड्स, गीजर के भीतर यानी 100 डिग्री सेल्सियस जहां टेम्परेचर होता है वहां भी जीवाणु पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों का उपयोग किन किन रूपों में होता है? तो घरेलू उत्पादों के रूप में, औद्योगिक उत्पादों के रूप में, वाहित मल जल उपचार में, बायोगैस के उत्पादन में, जैव नियंत्रण कारक के रूप में, पादप रोगों के पीड़कनाशी के रूप में और जैविक उर्वरक के रूप में होता है। नो डाउट फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म्स आर सीन इन आवर एनवायरनमेंट. Most of the plants and animals have been seen by the human beings, but some organisms cannot seen by naked eye. They are microbes. Microbes are useful for us. Some microbes are harmful for us, and microbes are in the form of bacteria, protozoa, fungi, algae, virus, rhizoids, virion, and prion. Microbes are present everywhere, found of everywhere on the earth, in the
in the water, in the air, in the warm water, there are so many uses of the microbes in the domestic usage, industrial usage, seabed plants, biogas production, biocontrol, in pesticides and फर्टिलाइजर्स में ये सब इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम इनके इस्तेमाल को विस्तृत रूप में देखेंगे। तो मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का जो प्रयोग है उसकी पहली कड़ी में हम देखेंगे फ्रेंड्स, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का कहां प्रयोग होता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सबसे पहला दही, जो आप पिछली कक्षाओं में भी आपने देखा होगा और पहले से जानते हैं, दही जो बनता है वो जो दूध से बनता है और उसमें एक जीवाणु की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस कैसी। लैक्टोबैसिलस केसाई यानी लैक्टोबैसिलस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी। लैक्टोबैसिलस केसाई या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी। तो दूध से दही बनने में, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी दूध को उबालते हैं, उबालने के बाद जब सूक्ष्म होता है उसमें थोड़ी सी दही की मात्रा मिलाते हैं। उस दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज को कंज्यूम करता है, लैक्टोज को उपयोग करता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। तो दही का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। किस कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। और दूसरी चीज है कि दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन की छोटे छोटे बूंदों को ये लैक्टोबैसिलस जमाने में काम आता है। तो जो केसिन प्रोटीन के कारण दूध जो है छोटे छोटे ये जमाने में, तो ये जमा भी देता है उसे और खट्टा हो जाता है। साथ ही दही आप देखते हैं, जब हम दही खाते हैं तो दही हमारे स्टमक में जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं, उसकी वृद्धि को रोकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। तो आपका आंसर आंख मूंद के लैक्टोबैसिलस। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया है, स्ट्रेप्टोकोकस दे दिया गया या लैक्टोबैसिलस केसाई या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी, तो ये दोनों एक ही नाम है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए दिया हूं। कभी कभी क्वेश्चंस में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी भी हो सकते हैं। और क्या आता है घरेलू उत्पाद में, तो पनीर आप खाते हैं, वो पनीर भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनता है। इडली, डोसा, पाव रोटी जो कवक के कारण बनता है। नीरा, जो आजकल खास करके उत्तर बिहार में हम देखते हैं कि खजूर के पेड़ की तनों से जो है उतारा जाता है नीरा, और उस नीरा में जब एक धूप लगता है एथिल अल्कोहल बन जाता है तो खट्टा लगता है, जो लोग नशे के लिए इस्तेमाल करता है। और ताड़ी प्राय उत्तर बिहार में ताड़ के पेड़ों से उतारा जाता है ताड़ी जो फल, और वो फल अगर ताजा उतारा जाए, अगर उस नीरा को या ताड़ी जिसे हम कहते हैं अगर ताजा उतारा जाए तो वो हानिकारक नहीं। लेकिन जब उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, कैसे, सूक्ष्म जीवों के कारण, तो ये कवक के कारण उसमें क्या बन जाता है, ये नशीला पदार्थ के रूप में नीरा और ताड़ी जो है उत्तर बिहार में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। पहला, एल्कोहलिक और फर्मेंटेटेड बेवरेज, किण्वित पेय पदार्थ में फ्रेंड्स बियर का नाम सुना होगा आपने। बियर जो बार्ली से बनाए जाते हैं, वाइन जो ग्रेप से बनाए जाते हैं, ब्रांडी, विस्की, रम, ये सब जो नशीला पेय पदार्थ है इसमें सूक्ष्म जीव के कारण ही बनता है। सूक्ष्म जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एंटीबायोटिक्स फ्रेंड्स, जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे रोग के अंदर प्रतिरोधी क्षमता कमजोर पड़ती है, तो हम एंटीबायोटिक्स जो दवा लेते हैं वो एंटीबायोटिक्स दवा भी हार्मफुल नहीं, हार्मलेस, जो हानिकारक नहीं करता, जो हानिकारक नहीं है, हार्मलेस बैक्टीरिया से बनता है। आपको पता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन है, और सबसे पहला एंटीबायोटिक्स का नाम है पेनिसिलिन। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की। आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक
फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी। और फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह खोज की थी और अमेरिका के सैनिकों जब घायल हुए थे तो उन पे ये पेनिसिलिन का लेप चढ़ाया गया था। तो इस तरह से और भी एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया से बनते हैं, जो हार्मलेस बैक्टीरिया, हानि रहित बैक्टीरिया में, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। फ्रेंड्स, आप प्राय दिन जब घाव होता है, बुखार होता है, तो आप एरिथ्रोमाइसिन खाते हैं, टेरामाइसिन खाते हैं, क्लोरोमाइसिटिन खाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन खाते हैं, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। ये जो एंटीबायोटिक्स है ये हार्मलेस बैक्टीरिया से बनता है, यानी आपने देख लिया बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में और केमिकल एंजाइम और अदर बैक्टीरिया बायोएक्टिव मोलिक्यूल्स भी बनते हैं, जैसे इथेनॉल का उत्पादन इससे होता है। साइट्रिक एसिड जो है एस्परजिलस नाइजर नाम के फंगाई से बनता है, फंजी से। ब्यूटारिक एसिड जो है क्लस्ट्रीडियम ब्यूटिसिलिकम बैक्टीरिया से बनता है और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। एंजाइम के रूप में जानते हैं एंजाइम, तो आप जानते हैं क्वेश्चन बनता है कपड़े के धुलाई में कौन सा एंजाइम का प्रयोग होता है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। तो लाइपेज, कपड़े के धुलाई में लाइपेज नाम के एंजाइम का प्रयोग होता है। पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो फल के रस को छुड़ाता है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो है एंजाइम, फलों से दाग लगता है तो वो छुड़ाने का काम करता है, तो वो सूक्ष्मजीवी के कारण बनता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है फ्रेंड्स जो क्लॉट बूस्टर, यानी ब्लड वेसल्स में कहीं क्लॉट हो गया जिसके कारण हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक होता है काहे, क्लॉट बूस्टर के कारण। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के एंजाइम उस क्लॉट बूस्टर को हटाता है। और पता है फ्रेंड्स कि स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम जो है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से बनता है। इतना ही नहीं, और इंडस्ट्रियल यूज से देखे तो विनेगार इंडस्ट्री, सिरका उद्योग में, फाइबर रेटिंग यानी रेशे के शुद्धिकरण में, जूट वगैरह जब रेशा में डालते हैं शुद्ध कैसे होता है, तो उसमें भी जो है क्लस्ट्रीडियम एसिटाबुटिलिकम बैक्टीरिया के कारण रेशे की रिफाइनिंग होता है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, चाय, टी, लेदर, चर्म और टोबैको तंबाकू उत्पादों में, उसके उद्योगों में भी, चाय उद्योग हो, चर्म उद्योग हो, चमड़ा का फैक्ट्री हो या तंबाकू फैक्ट्री में भी सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है। तो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो तीसरी कड़ी है वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज यानी वाहित मलजल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि घरों से, शहरों से, कारखानों से बहुत से सीवेज वाहित मलजल निकलते हैं, बहुत गंदे होते हैं, और उस सीवेज को प्यूरिफाई करने में भी, शुद्ध करने में माइक्रोब्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि भारत सरकार ने कुछ दिन पहले गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की। उसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि जो घरों से, शहरों से, कारखानों से जो गंदे जल है, वाहित मल जल है, मवेशियों और मनुष्य के मल मूत्र है, वो सीधे जलाशयों में, पोखरों में, नदी में न जाकर पहले उसका एक ट्रीटमेंट हो, और जिसके तहत दो स्टेज में, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और उस ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में उस जल को सबसे पहले उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, या तो सेडिमेंटेशन के द्वारा या फ्लोटिंग के द्वारा या स्क्रीनिंग के द्वारा, ये फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किए जाते हैं। और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है जिसको बायो ट्रीटमेंट कहते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों की मदद से उसको शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है, उसमें गंदा को कम किया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है सीवेज में, और उसमें माइक्रोब्स काफी तेजी से पनपते हैं। और जब माइक्रोब्स काफी तेजी से पनपते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है,
जलाशयों में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके लिए बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऐसी स्थिति में ये ट्रीटमेंट के जरिए उसे पहले ट्रीट किया जाता है, तब जाकर के जलाशयों में उसे, ताकि गंदा न हो हमारा जलाशय, और जलीय जीव या मनुष्य के लिए जो उसके यूज करते हैं उसके पानी को, तो नुकसान नहीं पहुंचे। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस खास करके ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं कि बायोगैस एक महत्वपूर्ण ईंधन का स्रोत है, और इस बायोगैस में महत्वपूर्ण खास करके मेथेन गैस का आपने नाम सुना है। बायोगैस में सबसे प्रमुख गैस कौन होते हैं, मेथेन गैस होते हैं। और आप देखें गोबर गैस प्लांट वगैरह में उसमें सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। तो ये मल मूत्र जो जंतुओं के हैं उसे रख के, और बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है वो सूक्ष्म जीव के मदद से होता है, वो बैक्टीरिया के मदद से होता है। तो इस तरह से बायोगैस के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि बायोगैस के मुख्य अवयव कौन हैं? What is the main component of biogas? Your answer will be friends methane. Methane उसके मुख्य अवयव है। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैव नियंत्रण के रूप में भी सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप देखे हैं कि जीवों में रासायन, जब हमें प्लांट्स होता है, खास करके जब हम फसल है, तो उसमें जब हम रासायन का छिड़काव करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है फायदा तो होता है, लेकिन उससे मिट्टी के नेचर से, फर्टिलाइजर पावर पे और उसके उत्पाद पे, और उसके उत्पाद को जब मनुष्य इस्तेमाल करते हैं तो बहुत नुकसान होता है। तो उसके जगह माइक्रोब्स का जो है, सूक्ष्म जीव का जब इस्तेमाल होता है, तब भले ही उसकी नियंत्रण कम होती है, सूक्ष्म पूरी तरह से नहीं मरते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को कम करके और वो यूजफुल होते हैं, हाइजेनिक उत्पाद होते हैं। इसलिए जैव नियंत्रण में भी कंट्रोल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल खेतों में हरित क्रांति के साथ साथ एक चीजें आई है, पेस्ट, पीड़क नाशी जो है, पीड़क जो है काफी नुकसान पहुंचा रहा है फसल के लिए, और उसके लिए केमिकल्स का प्रयोग बहुतायत हो रहा है। लेकिन केमिकल्स के प्रयोग मिट्टी के दूरवर्ती अगर सोच देखे तो मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति में बायोलॉजिकल सूक्ष्म जीव के द्वारा जो बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उसका अगर इस्तेमाल किया जाए पेस्टिसाइड्स के रूप में, तो वैसी स्थिति में, या खरपतवार नाशी के रूप में हो जाए, तो इसमें उससे क्या है कि पादप रोग से भी नियंत्रण मिलेगा, और साथ साथ हमारा जो है मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और पोषक तत्व की पूरा। और माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, तो जैव उर्वरक के रूप में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि फसल चक्र क्या है, तो दो धान्य फसल के बीच एक दलहन फसल लगाते हैं, क्योंकि दलहन फसल जब हम लगाते हैं तो दलहन फसल की जड़ों में राइजोबियम, जैसा कि आप देखते हैं कि दलहनी पौधों की जड़ों की गांठ में राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब, नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से एजोबैक्टर है, राइजोबैक्टर्स है, या फिर साइनोबैक्टीरिया में, ये सभी देखा जाए तो कहीं न कहीं रूप में जो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, यानी हमारे कुछ ऐसे भी फसल हैं जो लगाएंगे तो हम प्रकृति के रूप में जो नाइट्रोजन है वो इस्तेमाल होगा और खेतों की उर्वरता बनेगी। दो फसल के बीच में यदि हम उसको लगाते हैं तो फसल की उर्वरता कायम रहती है। इसका मतलब माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स जो है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो ये सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो प्रोटोजुआ हो, एल्गी हो, वायरसेस हो, विरियन हो, तो ये सब जो होते हैं, लेकिन खास करके हमने बैक्टीरिया और फंगी को देखा। बैक्टीरिया और फंजाई कवक जो हमारे लिए, चाहे वो घरेलू उत्पाद के रूप में हो, औद्योगिक उत्पादन के रूप में हो, या फिर बाहित मल जल के उपचार में हो,
या फिर बायोगैस के उत्पादन में हो, या फिर जैव नियंत्रण में हो, या फिर पादप रोग और पीड़कों के जैव नियंत्रण में के साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। यानी सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो मुझे विश्वास है फ्रेंड्स कि आज का जो वीडियो है सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, हमारे उसका क्या रोल है हमारे लाइफ में, उसको आपने समझा होगा। और यदि अब तक आप अपने लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेंगे, जो आपका समय समय पर जैसे ही वीडियो बनता है वो आप तक त्वरित पहुंच पाए। और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर देंगे, साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।